नमस्कार, मैं केशव राय, विश्व हिंदी अकादमी मुंबई का अध्यक्ष। जैसा कि आप सभी को मालूम है, पार्श्व गायिका हेमलता जी को फिल्म संगीत जगत में 54 वर्ष हो गए हैं और विश्व हिंदी अकादमी उनका संगीत जगत में उनकी जो सफलतम यात्रा है उस पर एक स्वर्ण जयंती का कार्यक्रम 22 जुलाई को इस्कॉन सभागार जुहू मुंबई में आयोजित कर रही है। उनके गाए हुए गीतों को कई सुप्रसिद्ध गायक गाएंगे और कई अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त म्यूजिशियन अपना म्यूजिक देंगे, संगीत को सजाएंगे। हेमलता जी भी स्वयं कुछ गाने गाएंगी। तो आज हमने एक बहुत ही संगीत के जो तपस्वी हैं और जो संगीत जगत में इतना काम कर रहे हैं, गायकों और संगीतकारों पर अब तक उनकी 13 पुस्तकें आ गई हैं। वो विश्वास नेरुरकर साहब, नमस्कार सर। नमस्कार सर। पहले तो हम ये जो हेमलता जी के लिए आपको आमंत्रित करने आए हैं कि 22 जुलाई को आप अतिथि के रूप में इस्कॉन सभागार में आइए और दिनेश लखनपाल जी वरिष्ठ पत्रकार साहित्यकार वो भी आएंगे, आपके मित्र हैं। और हेमलता जी के बारे में कुछ शुभकामनाएं और कुछ 2 शब्द आप बताएं सर। हेमलता जी का तो बहुत अच्छा काम है। उन्होंने कई अच्छे हिंदी फिल्मों के लिए कई अच्छे गाने गाए हुए। या उनका पर्टिकुलरली कॉम्बिनेशन रविंद्र जैन जी के साथ तो बहुत ही बढ़िया रहा है। उनके कई गाने सुपरहिट हुए उनके साथ में और मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। हमने कई गाने उनके मेरे कलेक्शन में भी है, हम सुनते रहते हैं उनको। और मुझे अच्छा लग रहा है कि इतने साल बाद भी वो गा रही है और एक्टिव है म्यूज़िक के फील्ड में। हम जरूर आएंगे उनको सुनने के लिए और मैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ उनके कार्यक्रम के लिए। जैसे कि कई गायकों, अभी कविता कृष्णमूर्ति जी, साधना जी, सब अलग अलग जो गायक हैं अपनी अपनी बात, अपने अपने विचार रख रहे हैं उनके बारे में कि ये इनका डिक्शन अच्छा था, इनकी ग्रामर अच्छी थी, इनका उच्चारण अच्छा था। तो हेमलता जी की गायकी को किस तरह से थोड़ा अलग आप? मैं तो एक ही वर्ड में बोलूँगा, मेलोडियस सिंगिंग। एकदम सुरीला गाती थी और बहुत अच्छा लगता था। आँखियों के झरोखों से लीजिए या ये ले तो आए हो हमें सपनों के गांव में लीजिए। बहुत बढ़िया। सारे गाने, मतलब बहुत सारे गाने उनके सुने हुए हैं और बहुत अच्छे भी लगते हैं। एक गाना शायद लोगों ने नहीं सुना लेकिन हमको रविंद्र जैन जी ने सुनाया था, प्रिय करूँ क्या तेरा प्रिय करूँ करके, एक सुरेश वाडकर जी के साथ ड्यूएट था, ब्रह्मर्षि विश्वामित्र के लिए गाया था। क्लासिकल गाना था, बहुत बढ़िया गाना था। क्या बात। चलिए वो भी याद दिलाएंगे। याद तो विश्वास जी की जो पुस्तकें हैं, 13 पुस्तकों में से कुछ पुस्तकें हमारे सामने हैं अभी। लता मंगेशकर जी की गंधार स्वर यात्रा, वसंत देसाई साहब, खयाम साहब पर भी आपने पुस्तक लिखी है और खयाम साहब को विश्व हिंदी अकादमी व मालवा रंगमंच समिति ने उज्जैन इंदौर में मालवा संगीत सम्मान से सम्मानित किया था। आप स्वयं खयाम साहब उज्जैन इंदौर आए थे हमारी संस्था में। मदन मोहन साहब, किशोर कुमार जी भी मध्य प्रदेश के थे। खंडवा में उनका जन्म हुआ था, इसलिए मध्य प्रदेश के ही निवासी रहे हैं किशोर कुमार जी। तो विश्वास जी और बाकी की पुस्तक थोड़ा सा आप बताएं, किन किन गायकों और संगीतकारों पर आपकी पुस्तक है? देखिए, सबसे पहली मेरी किताब आई थी लता जी के ऊपर, ठीक है, 1990 में। उसके बाद 1995 में मैंने आशा जी के ऊपर किताब बनाई थी, ऐसे ही इसी तरीके से। उसके बाद में मैंने नौशाद साहब, आर.डी. बर्मन 97 में दोनों रिलीज़ हुई थी जी। उसके बाद शंकर जयकिशन का हमने किया था 1999 में जी। और 2000 में ओ.पी. नैयर साहब का किया था। उसके बाद में 2002 में किशोर दा का बनाया था। उसके बाद सुधीर फड़के जी का बनाया, फिर खयाम साहब का, फिर मदन मोहन, वसंत देसाई, इस तरीके से ये सारी किताबें बनाई। तो ये इनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर जो पुस्तकें या किताबें आपने जो लिखी हैं और आई हैं, प्रकाशित हुई हैं, तो ये प्रेरणा कहाँ से मिली और क्यों और कैसे हुआ है? नहीं, बेसिकली देखिए, आप एक संगीत शौकीन के हिसाब से मैं जब मेरा जो रुझान था या जो रुचि कह सकते हैं, ज़्यादा करके लता जी के गानों की तरफ ज़्यादा थी।
तो जब मैं लता जी के गानों की जानकारी ढूंढता था तो बड़ी मुश्किल होती थी जानकारी मिलने में। और उस दौरान तो इंटरनेट भी नहीं था, यूट्यूब भी नहीं था, तो गाने की इन्फॉर्मेशन निकालना और ऑथेंटिकली मिलना ये सारी बहुत डिफ़िकल्ट बात थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि इनका कुछ डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि भाई इन्होंने क्या काम किया, कितने गाने गाए, वो सब एक प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट में आ जाना चाहिए, ताकि आगे आने वाली जनरेशन के लिए एक रिकॉर्ड बन जाए पूरा। और अपने इंडिया में तो इतने सारे आर्टिस्ट हो गए हैं, लेकिन उनका पूरा मुकम्मल काम एक जगह पे कहीं भी वो उपलब्ध नहीं होता है। तो मेरी यही सोच थी कि भाई मैं कोशिश करूं कि ये जो इतने अच्छे अच्छे बड़े बड़े कलाकार इंडिया में जो पैदा हुए हैं, उनका जो भी म्यूज़िकल वर्क है वो एक जगह पे आ जाए। और इस हिसाब से सोच के ये सब लता जी से शुरुआत की, फिर धीरे धीरे कारवां बढ़ता गया। अच्छा, इन पुस्तकों में जो उनकी पूरे गीतों की सूची है, तो गीतों की विशेषता के बारे में भी कुछ है, क्या है पुस्तक में? नहीं, ज़्यादा करके आर्टिस्ट के ऊपर फोकस होता है। जैसे किशोरदा का होगा तो किशोरदा के साथ जिन्होंने काम किया है उनके सबके इंटरव्यूज़ है उसमें। जैसे उनके साथ जो को एक्टर्स रहे उनके इंटरव्यू है, जो उनके साथ म्यूज़िक डायरेक्टर है उनके इंटरव्यू है। मतलब मैं कोशिश करता हूँ कि एक पर्सनैलिटी को, एक कैलिडोस्कोप होता है ना, उसको ऐसे घुमाए तो डिज़ाइन अलग आ जाता है, ऐसे घुमाए तो डिज़ाइन अलग। तो मेरी ये कोशिश रहती है कि एक आर्टिस्ट को अलग अलग एंगल से मैं दिखाऊं कि भाई संगीतकार के नज़रिए से वो कैसा है, को एक्टर के एंगल से कैसा है, डायरेक्टर के एंगल से कैसा है, को सिंगर्स के हिसाब से कैसा है। तो वो अलग अलग विजन मिल जाता है। तो वो हम कोशिश करते हैं कि भाई उसको, और जब उनसे बातचीत होती है तो कई गीतों के बारे में अच्छी बातें निकल ही आ जाती है उनके इंटरव्यू में। वो सारे हमने इस किताब में डाली हुई है। तो 13 पुस्तकें आई, तो 13 हस्तियों से ही आपकी रूबरू बातचीत हुई? नहीं, अभी कुछ जिंदा थे, कुछ नहीं थे। तो जो जिंदा थे उनसे तो रूबरू बातें होती रही, और उनसे पूछकर, उनसे जानकारी लेकर वो पूरा काम किया गया। तो ये आपको इनके गीतों ने प्रभावित किया कि इस हस्ती पर हमको पुस्तक निकालना है? कैसे तय करते हैं? ऐसे तो मुझे कई लोगों ने प्रभावित किया है, लेकिन सबके ऊपर किताब बनाना मेरे लिए तो ये जो मुश्किल बात है। 13 पुस्तकें आई, इसके लिए कैसे चयन किया आपने? अभी देखिए, जो पहले तो 2-3 जो लता जी जो सबसे फेवरेट थी, तो चाहता था कि उनकी किताब बने, तो वो पहले बना दी। फिर आशा जी का भी गाने बहुत पसंद थे, तो आशा जी की बना दी उनके बाद। उसके बाद में आशा जी के किताब के दौरान मेरी पहचान वो भरत शाह के लड़के जो थे, राजेश शाह, उनसे हुई। तो उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया कि भाई आर.डी. बर्मन के ऊपर एक किताब निकलनी चाहिए। तो उन्होंने पूरा फाइनेंस लगाया था उसमें, तो आर.डी. बर्मन की किताब मैंने बना दी। उसके बाद नौशाद जी की हमारे एक दोस्त है अविनाश प्रभावकर जी, वो चाहते थे कि नौशाद जी के ऊपर किताब बने, तो नौशाद जी की किताब बनाई। और सभी किताबों में रिलीज फंक्शन प्रॉपर हुआ, और बड़े बड़े लोग हस्तियां ने आके, जैसे लता जी का खयाम साहब ने किया, आशा जी का तो देवानंद, हेमा मालिनी, फिर चीफ मिनिस्टर अपने मनोहर जोशी, ये लोग सब आए हुए थे उस फंक्शन में। और कई सारी स्टार्स जैसे माला सिन्हा, हिलन, आशा परेख, पप्पी लाहिरी, मजरू सुल्तानपुरी, प्रदीप, ये सारे आर्टिस्ट उस टाइम आए हुए थे फंक्शन में। मतलब एक क्या कहते हैं कि एक पुराने दौर के म्यूज़िक को जिंदा वापस करने की कोशिश हमने की हुई है। जिन हस्तियों पे ये पुस्तक मिली, जब उनके हाथ में गई, उन्होंने देखा, उसको पढ़ा, समझा, क्या प्रतिक्रियाएं कुछ की अगर आप बताएं? अरे बहुत खुश होते। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि इस तरीके से उनके ऊपर कभी किताब बन सकती है। प्रतिक्रिया जैसे ओपी नहर जी की जब किताब बनी थी, तो मैंने उनको फ़ोन किया, वो यहीं पे जू होटल में रुके हुए थे। तो मैंने उनको फ़ोन किया कि भाई किताब की पहली कॉपी आ गई और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो बोले आ जाओ दिखाने। तो मैं लेके गया, और देखते रहे, पूरा किताब पूरी देख के हो गए और खड़े हो गए, बोले इधर आ जाओ। तो मुझे लगा पता नहीं इनका क्या रिएक्शन है, किस हिसाब से बुला रहे। तो मैं गया, तो मुझे एकदम ऐसे भाव में भर लिया, और मुझे बोले मैं बहुत खुश हूँ विश्वास, जैसे मैं सोचा था कि मेरे ऊपर किताब आनी चाहिए वैसे ही तूने बना दी है, तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट द बुक। इस तरीके से कई लोगों लता जी का क्या? लता जी के साथ तो जब किताब की रिलीज़ हुई थी तब वो फॉरेन टूर पे थी। अच्छा। तो वो तो आई नहीं, और बाद में किताब भेज दी थी मैंने। अच्छा। फ़ोन पे मेरी बात हुई उनसे, तो उन्होंने बोला कि किताब तो बहुत बढ़िया बनी है, फोटोग्राफ्स भी आपने अच्छे डाले हैं,
शी वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी, क्योंकि पहली ही किताब थी जो बताती कि भाई कितने गाने उन्होंने गाए हैं। जी, तो मतलब इन पुस्तकों में कोई भी ऐसा गीत छूटा नहीं है जो उन्होंने गाया नहीं, हो? नहीं, ऐसा तो मैं कभी क्लेम नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये देखिए इसमें क्या है कि आपकी पहुँच कहाँ तक है और आपको जानकारी कितनी मिल जाती है, इसके ऊपर सारा दारोमदार रहता है। और आज तो इंटरनेट और यूट्यूब की वजह से आसान हो गया है काफ़ी काम, लेकिन उस दौरान जिस दौरान ये किताबें मैंने की हुई है उस दौरान तो ना इंटरनेट था, ना यूट्यूब था, ना कोई इन्फॉर्मेशन का ज़रिया था, बहुत डिफ़िकल्टी थी। HMV के दफ्तर में बैठ के हमने सारे उनके रजिस्टर खंगाल के सारी जानकारी नोट कर के हमने ये सब काम किया हुआ है। और कई रिकॉर्ड्स वाले कलेक्टर्स के यहाँ जाके उनके यहाँ के रिकॉर्ड्स चेक करके उस पे से जानकारी नोट करके, इस तरीके से बहुत मेहनत करनी पड़ी इसके पीछे। लेकिन आज मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें से समझ लो 1 और 2% इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, 98% तो इन्फॉर्मेशन हमने कवर की हुई है। अच्छा, ये सभी से जब आपके दिमाग में आया तो उसके बाद इनसे आपने परमिशन लिया इनके? नहीं, ये तो ये है ना जनरल डेटाबेस का ये इनसे है, पूछा है या इनको अवगत नहीं, कराया? ये कोई उनकी लाइफ के ऊपर किताब नहीं है ना, ये उनके म्यूजिकल करियर और उनकी जिनकी जैसे किशोर दा के ऊपर बनाई, तो किशोर दा की फैमिली से हमारा बहुत अच्छा रिलेशन था। लीना जी से भी मैं मिला था, अमित जी से भी मिला था। दे वर वेरी हैप्पी कि आप किताब बना रहे हो, और जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, जानकारी चाहिए थी, वो दे दी उन्होंने। तो ऐसा ये कोई बायोग्राफी नहीं है ना, या कोई ऑटोबायोग्राफी नहीं है जिसके लिए उनसे परमिशन ली जाए। तो इसके पब्लिशर आप ही थे ना, हम लगभग बहुत सारी किताबें तो हमने बाजार में उपलब्ध हैं। ये तो उस टाइम पे रिलीज हुई थी, आज की तारीख में बहुत लगभग आउट ऑफ स्टॉक हो गई है। आज की तारीख में अवेलेबल ही नहीं है। 4-5 किताबें है जो आपको दिखाई वही अवेलेबल है, बाकी सारी बिक चुकी है। तो कोई पब्लिशर चाहे दोबारा इसको निकालना तो नहीं निकाल? नहीं, ऐसे कोई पब्लिशर इंटरेस्ट लेता नहीं है, क्योंकि इस टाइप की बुक किताबें अलग टाइप की होती है, और इसको खरीदने वाला भी आदमी अलग टाइप का होता है। मतलब एक बात होती है कि भाई मैं किशोर कुमार का फ़ैन हूँ और उसके लिए मैं पैसा खर्चा करके किताब खरीदूँ, ये दो अलग अलग बातें हैं, समझा ना। किशोर कुमार का फ़ैन हूँ बोलने वाले बहुत निकल आएंगे, लेकिन जब किताब लेने की बात होगी तो जिसको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है वही खरीदेगा, बाकी तो देखेंगे भी नहीं उस किताब को। ऐसा मामला होता है जी। आज जैसे हम देखते हैं कि जो रात में कुछ जैसे मस्ती पर पुराने गाने आते हैं, बहुत ही हिट गाने होते हैं, एकदम ऐसा लगता है जैसे शुरू होते हैं बैठे रहते हैं पूरे 2-2 1-1 घंटे बैठकर गाना सुनते हैं। नई पीढ़ी जब आती है उसको गाने की बोल इतने अच्छे लगते हैं कि फिर वो गायक का नाम पूछने लगती है, संगीतकार का नाम पूछने लगती है, और कलाकारों का भी नाम पूछने लगती है। तो ये जो आपकी तपस्या है, निश्चित रूप से विदेशों में भी इसको बहुत सराहा जाता होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मेरी मैक्सिमम किताबें विदेश में ही जाती है। विदेश में? इंडिया में इसका सेल कम है। अच्छा। मैं भी लेके गया हूँ। हाँ, लंदन लेके गए। इंडिया में तो कम सेल होता है, फॉरेन में ही ज़्यादा करके लोग। फॉरेन में क्या है, लोगों को जो चीज़ चाहिए वो चाहिए, फिर वो आगे पीछे सोचेंगे नहीं, तुरंत डिमांड करके मंगवा लेते हैं। यहाँ पे तो हर आदमी सोचेगा अरे बाप रे इसकी इतनी किताब है, वो खुद होटल में जाके 5,000 रुपया खर्चा करेगा, ऐसे खाना बना करेगा। लेकिन जब किताब लेने की बात होगी तो 1,000 रुपया भी खर्चा करने के लिए उसको फोकट में मिलता है क्या देखेगा, पैसा खर्चा नहीं करेगा। ये तो मेंटालिटी यहाँ की चलता है, ऐसा कुछ तो ये नहीं। 14वीं पुस्तक आने वाली है? अभी ये आर डी बर्मन का 2nd एडिशन का काम चल रहा है, क्योंकि बहुत सारी जानकारी जो पहले एडिशन में छूट गई थी वो अभी मिली हुई है, तो सारे अपडेट करके, और आशा जी ने जो पंचमदा के उनके पास जो फोटोग्राफ्स थे वो सारे मुझे दिए हुए, तो सब डाल के अभी उसको दोबारा बनाने की कोशिश चल रही है। शायद रिलीज़ हो जाएगी 6-8 महीने में। चलिए सर, हमारी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। और आपको 22 तारीख को भी सुनने का अवसर हमको प्राप्त होगा। पक्का आएंगे। तो आपने अभी सुना विश्वास जी को, और हमारी शुभकामनाएं है कि आने वाली पुस्तक भी इनकी इतनी लोकप्रिय होगी, क्योंकि नई पीढ़ी, पुरानी पीढ़ी तो इन गीतों से जुड़ी है, लेकिन नई पीढ़ी भी सुनना चाहती है। आज की तारीख में जितने भी संगीतमय प्रोग्राम जो होते हैं, म्यूजिकल नाइट होती है, सभी में पुराने गानों की ज़्यादा मांग होती है, और वही गाने सुनते हैं दर्शक, और टिकट भी खरीदते हैं शुभ इन्हीं पुराने गानों की वजह से। तो 22 तारीख को, 22 जुलाई को इस्कॉन में आप सभी सुनने वाले भी उस कार्यक्रम में आमंत्रित हैं। धन्यवाद।